अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। टॉपिक है जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, अक्सर इससे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs पूछे जाते हैं। ठीक है, आप ये अपने बेसिक लेवल्स पे भी पढ़कर आए। आज हम इसे जो है वो आपके थोड़ा सा एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ठीक है जी। गैलीलियो काइनेमैटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बाद पढ़े जाने वाला और मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे आसान टॉपिक जो है वो क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टूडेंट याद रखिएगा, हम तब अप्लाई कर सकते हैं किसी बॉडी पर अगर उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम हो। ठीक है, यानी कि इन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई वो तो कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं। ठीक है, जैसे क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, फोटोन। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम सारी चैप्टर 19 में डिस्कस करेंगे। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। तो आज का हमारा टॉपिक याद रखिएगा क्लासिकल फिजिक्स से रिलेटेड है, ओल्ड फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है ये जो है जी आइजैक न्यूटन ने दी। कब? 1687 में अपने बुक प्रिंसिपिया में इसने एम्पिरिकल लॉज जो है वो पब्लिश की। ठीक है जी। अब लॉज हैं, कवानीन है, कानून है, इनका मतलब कि ये हमारे पास बेसिक्स हैं। लॉज में कोई चेंज नहीं आ सकती। ठीक है, बट ये क्लासिकल लॉज है, क्वांटम मैकेनिकली ये एप्लीकेबल और ट्रू नहीं है। बट न्यूटन लॉज से 500 साल पहले, कई साल पहले बू अली सीना ने स्टेटमेंट दी थी कि नो बॉडी बीइंग्स टू मूव और कम्स टू रेस्ट इटसेल्फ। कोई बॉडी खुद ब खुद ही जो है वो मूव नहीं कर सकती और अपने आप जो है रेस्ट में नहीं आ सकती। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक बॉल जो है वो मूव करती हुई जा रही है स्ट्रेट लाइन, तो क्या वो बॉल खुद ब खुद ही स्टॉप नहीं होगी? वो खुद ब खुद ही स्टॉप नहीं होगी। क्यों? फिर वो स्टॉप क्यों हो जाती है? रियल लाइफ में हम तो देखते हैं बॉल फेंकी या किसी क्रिकेटर ने कोई बाउंड्री लगाई तो एक वक्त आता है कि वो या तो बॉल के साथ हिट होकर रुक जाती है या चलते चलते भी रुक जाती है। क्यों? अगर बॉल के साथ हिट करती है तो बॉल उसके ऊपर फोर्स लगाती है, और अगर चलते चलते ग्राउंड के साथ रुक जाती है तो ग्राउंड की फ्रिक्शन उस पर लग रही होती है। इसका मतलब कि बू अली सीना हमें ये कहना चाहता था कि कोई ऐसा एजेंट है जो चीज़ों को रोक सकता है, चीज़ों को मूव करवा सकता है या उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जिसे अब हम जानते हैं, उसे हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखें 500 साल पहले उसने जो है न्यूटन से ये स्टेटमेंट दी थी कि नो बॉडी बिगिंस टू मूव और कम्स टू रेस्ट इटसेल्फ, तो देयर इज़ अ फोर्स। तो यहाँ से फोर्स का कंसेप्ट आया। फिर न्यूटन ने इसको फर्दर प्रोसीड किया, एक्सप्लेन किया। अब न्यूटन लॉज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है जी? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ न्यूटन लॉज के इन 1687 आइजैक न्यूटन गिव एम्पिरिकल लॉज फ्रॉम इट्स बुक प्रिंसिपिया। ये सारे के सारे पेपर में बच्चों याद रखिएगा, MCQ आ सकते हैं। ठीक है, इट होल्ड गुड फॉर बॉडीज हो स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। ये उन बॉडीज, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए तो बहुत बेहतर है जिनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल या स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर इम्पॉसिबल है। ये लॉज वहाँ पर फेल हो जाती हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक। और फॉर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल सब एटॉमिक पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए। तो उसके लिए बच्चों न्यूटन लॉज नहीं बनी, उसके लिए हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स यूज़ करते हैं, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की। चैप्टर 19 सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, फ़िलहाल हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। अब बात कर लेते हैं न्यूटन लॉज की। तो न्यूटन ने जी 3 लॉज दी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। भाई क्या बताती हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है ये हमें बताती है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है जी, या क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स, कि फोर्स है क्या। अब आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो फोर्स चीज़ों को रोक सकती है, मूव करवा सकती है, उनकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, उनकी शेप चेंज कर सकती है। सेकंड लॉ जो है
न्यूटन की, वो हमें बताती है डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, F इक्वल टू एम में न्यूटन सेकंड लॉ वहाँ से हम पढ़ते हैं A इक्वल टू F/m, फोर्स पर यूनिट मास जो है वो एक्सेलरेशन। थर्ड जो न्यूटन लॉ है ये हमें बताती है एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस, कि अगर कहीं पर एक फोर्स लग रही है वो एज अ एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी लगेगा, और एक्शन और रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट्स पर नहीं लगेंगे, टू डिफरेंट बॉडीज़ पर लगेंगे। तो ये थी इनकी समरी, अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखें न्यूटन फर्स्ट लॉ, याद रखिएगा एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ इनर्शिया या स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया, तो बच्चों न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है क्या? अ बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अंटिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बरकरार रखेगी या मोशन को बरकरार रखेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, कोई बॉल है वो रोड पे मूव करती जा रही थी, मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है तो वो रेस्ट में ही पड़ा रहेगा जब तक हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे डिस्टर्ब ना करें। तो इट गिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें क्या बताती है? फोर्स की डेफिनेशन, कि फोर्स इज एन एजेंट दैट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, टेंड्स टू स्टॉप्स, टेंड्स टू मूव और चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। तो क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स, फोर्स एक क्वालिटी है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इनर्शिया को समझना बड़ा ज़रूरी है। इधर इनर्शिया क्या है जी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। किसी भी बॉडी की अपनी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट को बरकरार रखे, आया वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन में थी तो मोशन में रहे। इन दो एग्जांपल से बात समझते हैं। ये एक गिलास है जी, 9th में भी आपने पढ़ा कि गिलास है एक हमारे पास, ठीक है, कांच का फॉर एग्जांपल जो है गिलास है, ठीक है, गिलास ही है। तो उसके ऊपर हमने क्या रखा हुआ है? क्लिप बोर्ड, और उसके ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। अगर हम उस कार्डबोर्ड को बड़ी तेज़ी से खींच लें तो वो कॉइन जो है वो उस पेपर के साथ नहीं आएगा, कार्डबोर्ड के साथ, वो कहाँ गिरेगा? उस गिलास में जा गिरेगा। इसका मतलब कि कॉइन जो है वो अपनी स्टेट को बरकरार रखना चाहता था, रेस्ट में था तो उसने कहा मैं रेस्ट में ही रहूँगा, तो वो वापस कहाँ आके गिरा? गिलास में। लेकिन अगर हम इस कार्डबोर्ड को हल्का हल्का खींचेंगे तो हो सकता है वो कॉइन भी इसके साथ आ जाए। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट था कि बॉडी ने कहा कि भाई अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मैं अपनी रेस्ट की स्टेट को बरकरार रखूँ। इसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है। वो क्या होता है? देखें, ये एक बस है, इसमें बहुत सारे पैसेंजर है, ड्राइवर है, एक पैसेंजर जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। अब जब बस मोशन में स्ट्रेट लाइन जा रही है तो पैसेंजर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है। अब सडनली आगे से जो है वो एक दरख्त आकर गिरता है, ड्राइवर फौरी हार्ड ब्रेक्स जो है वो अप्लाई करता है, ब्रेक्स फौरी अप्लाई की। अब जो पर्सन ऐसे खड़ा हुआ था स्ट्रेट, तो उसकी शेप कुछ इस तरह हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इस तरह की शेप कि जो उसकी टांगे हैं, लेग्स, वो तो उसकी बस के साथ ही जुड़ी हुई हैं। क्यों? कि वो पर्सन किस स्टेट में था? भाई वो बस मोशन में थी तो पर्सन भी किस में था? मोशन में था। ठीक है, अब जो ही ब्रेक अप्लाई हुई तो बस तो रुकी एकदम से। ठीक है, लेकिन पर्सन मोशन में था, पर्सन मोशन में था तो इसका अपर जो बॉडी पोर्शन था वो एकदम से आगे फॉरवर्ड मूव किया। इसने अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहा, बट इसके लेग्स जुड़ी रही क्योंकि बस जो है वो रुक चुकी थी। इसे हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। इसी तरह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है, जिस तरह से इस पर्सन की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हुई, टिल्ट हुई। ठीक है, तो इनको मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ई कैट या एम टी कैट के लिए। फ़िलहाल इसको पढ़ना इतना डिटेल में ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस आपने इतना याद रखना है कि इनर्शिया की भी आगे कैटेगरीज है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, मोशन है और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। फिर है स्टूडेंट हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है जी? एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच मेजरमेंट्स इज टेकन। ये मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जैसे मेरा रूम, अगर मैं इसमें सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये मेरा क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है। द सिस्टम इन विच मेजरमेंट्स आर टेकन आर कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इनर्शिया से आया, लॉ ऑफ इनर्शिया से आया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन लॉज होल्ड, न्यूटन लॉज आर वैलिड।
ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन लॉज लगती हो उसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहती थी कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोशन में है तो मोशन में रहे, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। रेस्ट में थी तो एक्सेलरेशन जीरो थी, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही थी तो भी एक्सेलरेशन जीरो थी। इसका मतलब कि उस पर लगने वाली फोर्स जीरो थी, तो वो अपनी स्टेट बरकरार रखे हुए थी। तो फोर्स तब जीरो होगी जब एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो एक्सेलरेशन जीरो होने को हम कहते हैं नॉन एक्सेलरेटेड। तो याद रखिएगा, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एक्सेलरेटेड फ्रेम कहते हैं या नॉन एक्सेलरेटेड। तो बच्चों नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉज जो है वो होल्ड करती हैं। ठीक है, अर्थ जो है ना हमारी, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली जो है, अब इस वक्त मैं अपने रूम में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है जी, तो इसे जो है वो हम कंसीडर करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट हम ये पढ़कर आए हैं कि अर्थ जो है वो सन के गिर्द भी ऑर्बिट करती है, अपने एक्सिस पे भी स्पिन करती है। तो अगर मैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कहूँ, मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, तो फिर अर्थ हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्सेलरेटेड है, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रही है या स्पिन कर रही है। ठीक है, तो कुछ हमारे पास जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड भी होते हैं। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी हम सेकंड ईयर में जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए आपको पॉइंट्स आने चाहिए। फिर बात कर लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है जी? स्टेटमेंट है फोर्स इक्वल टू द मास टाइम एक्सेलरेशन। जो फोर्स है वो किसके बराबर है? मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन के। एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, न्यूटन की सेकंड लॉ जो है वो हमें एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देती है, गिव डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, या ये हमें बताती है क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स के क्वांटिटी वाइज फोर्स के एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब ये हम पढ़कर आए कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर लें, इक्वेशन 1 को और 2 को, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम, ए इज इक्वल टू के एफ ओवर एम, के ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू 1, तो A आ गया एफ ओवर एम, तो एफ को हम लिख लेते हैं एफ इज इक्वल टू एम में, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्या है जी? न्यूटन सेकंड लॉ। अब फॉर एग्जांपल ये जी एक बाईसाइकिल है, ठीक है, सपोज कर लें आप, और लेट से ये एक कार है। ठीक है जी, ड्राइंग पे फोकस नहीं करना भाई, फिजिक्स के कंसेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, तो इधर देखें, अब इन दोनों पर लग रही है सेम फोर्स, इस पे भी फोर्स एफ, इस पे भी फोर्स एफ। ठीक है, इसका मास कम है, इसका मास ज़्यादा है। अब बताएं एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा होगी? जिसका मास कम उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा, साइकिल में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और ये जो कार है इसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा और फोर्सेस दोनों में बराबर थी। अब F इज इक्वल टू एम ए से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है F इज इक्वल टू एम ए, उसका ऐसा यूनिट क्या है? एम के एस मीटर किलोग्राम सेकंड में, न्यूटन। तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं फिर बेस यूनिट में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आया? मास का केजी, एक्सेलरेशन का एम एस माइनस 2। तो ये तो था ऐसा यूनिट में। अब पेपर में एमसीक्यूज आ जाता है कि 1 डाइन इज इक्वल टू डैश न्यूटन, या 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन। क्या लिखेंगे? डाइन क्या है सबसे पहले तो भाई? ये डाइन कोई खौफनाक खतरनाक चुड़ैल नहीं है। ठीक है, ये डाइन जो है सीजीएस यूनिट है फोर्स का। सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो अगर मैं ये जो है ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड की जगह लूँ ग्राम, और मीटर की जगह लूँ सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह सेकंड ही ले लूँ, तो ये यूनिट बनेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसे हम कहते हैं फिर डाइन। और याद रखिएगा 1 न्यूटन, न्यूटन बड़ा यूनिट है, डाइन छोटा यूनिट है, सीजीएस यूनिट छोटे यूनिट होते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। ठीक है, या 1 डाइन जो है वो किसके बराबर होगा? 1 डाइन जो है ये बराबर होगा 10⁻⁻5 न्यूटन के। ओके हो गया जी, ये पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बताती है कि फोर्सेस हमेशा जो है वो पेयर की फॉर्म में एक्ट करती हैं। ठीक है, और अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन लग रहा है तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे रिएक्शन लगेगा। एक्शन और रिएक्शन जो है सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और डिफरेंट बॉडीज़ पर लगेंगे। तो आए ज़रा देखते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड
बट ओपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन और रिएक्शन क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट उनकी डायरेक्शंस क्या है, ओपोजिट्स हैं। ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज, हमेशा दूसरी बॉडी पर लगेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इट गिव इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये हमें क्या बताती है न्यूटन थर्ड लॉ, इफेक्ट ऑफ फोर्स मीन एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्सेस। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर शेप में जो है वो मूव कर रहा है, जैसे वो झूला जो है रिंग वाला, अगर सर्कुलर शेप में मूव करता है तो जो उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर सीकिंग फोर्स है। लेकिन जो है अब वो जो झूला है वो उन पर्सन पे कौन सी फोर्स लगा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, बट वो जो पर्सन है वो झूले की वॉल्स पे कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फोर्सेस हमेशा क्या होती हैं, पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। एक्शन फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स है, एक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसका रिएक्शन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब ये आपके बुक में उसने एक एग्जांपल ली हुई है कि एक पर्सन जो है वो बोट में बैठा हुआ है और किसी बंदरगाह के करीब वो जो सामान है वो जो है जिस साहिल समंदर पर फेंक रहा है। अब ये जो पर्सन है ये फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर इसको फॉरवर्ड भेज रहा है, तो ये ब्लॉक भी इस पर्सन के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स। और ये जो पर्सन के ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इस शिप में बैठा है, उसके साथ अटैच कनेक्टेड है, तो शिप जो है वो किस में है, पानी पर खड़ी हुई है। तो जो ही ये ब्लॉक को आगे फेंकेगा वो एक्शन था, ब्लॉक ने इस पर फोर्स लगाई वो रिएक्शन था। तो जब ब्लॉक फॉरवर्ड मूव करेगा तो ये पर्सन जो है अपनी शिप में बैकवर्ड मूव करेगा, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट टेक्स प्लेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।